स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया है उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों का जो समय है बहुत लंबा तक चलने वाला है। हम लोग 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करके 12th क्लास की एनसीईआरटी तक पहुंचने वाले हैं। तो सफ़र लंबा है, रोज़ एक लेक्चर आपको मिल जाता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, रोज़ एक लेक्चर ही देखना है। अगर आपने इतना भी काम कर लिया तो जो आपकी बड़ी बड़ी किताबें हैं वो किताबों को आप जब उठाओगे तो बहुत आसानी से उन किताबों को समझ पाओगे। और जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे इस एनसीईआरटी के कोर्स के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए वो पढ़ना, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ के आ चुके होंगे। क्योंकि एनसीईआरटी एक बेस है और लगभग यूपीएससी हो या फिर एमपीएससी हो या फिर एमपीपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, जितनी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स है या फिर सेंट्रल मतलब यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि लगभग आपके जो पूरे बेसिक्स हैं वो यहीं से बनते हैं। तो आपको जितनी भी वीडियोस है उसकी जो लिंक है वे हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद अब तक हम लोगों ने 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए हैं। देन अब हम लोग बात कर रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी के ऊपर, जिसमें हम लोगों का 1st, 2nd और 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि तोमर, उसके बाद चौहान जिसको हम लोग क्या कहते थे, चाहमान भी कहते थे। उनके बाद तुर्की शासक हम लोगों ने देखा किस तरह से 5 वंश आए। उसके बाद खलजी वंश, तुगलक वंश, इन लोगों ने किस तरह से राज किए। इन लोगों ने जब हम लोगों ने पिछले लेसन में मतलब चैप्टर नंबर 3 में क्या चीज़ के लिए ऊपर बात की है कि जो 15वीं शताब्दी तक का इतिहास है, मतलब 12वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है, जिनमें मेनली किन लोगों ने लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खलजी वंश और तुर्की शासक का प्रभाव था। इन लोगों ने वहाँ पर राज किए। उसके बाद क्या होता है, अब आते हैं भाई मुग़ल, है ना, जो आप लोगों ने सुना होगा कि अब आते हैं मुग़ल। और मेनली आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं बेटा कि जो बाबर है उसके बारे में हम लोग मेनली आज फोकस करेंगे, कवर करेंगे कि क्या बाबर का क्या काल था, किस तरह से उसकी चीज़ें थी, जब वहाँ पर शासन चलता था तो क्या सब चीज़ें हुआ करती थी। इसके बीच में मैं आपको एक बता दूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रश्न आता है आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए। हम लोग पूरी एनसीईआरटी होने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की भी जो वीडियो है, डाउट सॉल्विंग है, वो भी लगातार इस चैनल पर आपको वीडियोस देखने को मिलती जाएंगी। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जो द हिंदू का ऑडिटोरियल है वे भी लगातार इस चैनल पर अपलोड होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या कर सकते हो, दबा सकते हो। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वे पढ़ने के पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मुग़ल, है ना, मुग़ल और मुग़ल के बाद हम लोग मेनली आज जो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, 16वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक, मतलब लगभग 200 साल जो मुग़ल का राज रहा उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब मध्यकाल में, है ना, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, जैसे बड़े क्षेत्र पर, क्योंकि देखो कोई एक चीज़ें नहीं चल रही थी इस समय पर, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। जैसे आपको पता है कि यहाँ विभिन्न प्रकारों के लोग रहा करते थे, है ना, विभिन्न उनकी संस्कृतियाँ थी, उनकी विविधताएं भी अलग थी। तो इतने चीज़ों के बावजूद किसी शासक का या किसी भी लोगों का यहाँ पर मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में राज करना या शासक करना ये बहुत अत्यंत कठिन काम था, क्योंकि आप समझ सकते हो कि विभिन्न तरीक़ों की चीज़ें घटित हो रही है। ऐसे में आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हो कि जो चीज़ें हैं वे आपके पक्ष में आए और आप आकर यहाँ पर राज कर लो। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी क्या होता है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने, ये लोग क्या है, जो मुग़ल है, ये भी समझेंगे हम लोग मुग़ल किस तरह से आए। पहले हम देख लेते हैं कि मुग़ल जब आए तो उन्होंने क्या किए, दिल्ली और आगरा से अपनी राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। मतलब इन लोगों ने दिल्ली, जो कि आपको पता है कि 12वीं शताब्दी के बाद से हमारे फ्रेम में आई, तो उसके बाद जब ये 16वीं शताब्दी में आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा मतलब यूपी में अपने राज्य का क्या करते हैं, ये विस्तार शुरू करते हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे कि 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप मतलब पूरा जितने भी सब कॉन्टिनेंट है हमारे भारत के, उसमें इन लोगों का क्या हो जाता है,
कब्जा हो जाता है। मतलब अब ये जो शुरुआत करते हैं 16वीं शताब्दी से, तो 17वीं शताब्दी आए तक क्या होता है, लगभग संपूर्ण अधिकार ये प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी को विचार लागू किए। वे उनके राज्य के पतन होने के बाद भी टिके रहे। तो आज आपको ये चीज़ समझ में आती होंगी, जब आप दिल्ली जैसे शहर में जाते हो, आगरा जैसे शहर में जाते हो, तो मुग़लों की बनाई हुई चीज़ें आज भी आपको खड़ी दिखती है। तो ये उन लोगों के प्रशासन में ही था कि ये राज कर रहे हैं। उस समय में ये कुछ ऐसी चीज़ों को बनाए, ऐसी चीज़ों का उत्पन्न करें, ऐसी चीज़ों को ये मिलाते जाए अपने साम्राज्य के साथ कि आने वाले लोग भी इस ढांचे को समझ पाए, जान पाए। तो इन लोगों के जो प्रशासन में था, इस चीज़ को ये बहुत महत्वपूर्ण देते थे। उसके बाद यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी। अब हम लोग मेनली लाल किले के ऊपर बात कर रहे हैं। तो लाल किला जब भी आता है तो आपको ये दिखता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर भाषण देते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। तो ये बनाया किसने है, इसका क्या है, ये सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री है, वे जो भाषण देते हैं वो यहाँ पर देते हैं ना, यहाँ पे खड़े होकर क्या कहते हैं, भाषण देते हैं। तो ये जो चित्र है वो कहाँ की है, लाल किला में। अगर आप गए हो, दिल्ली आप समझते हो, तो आपको बहुत आसानी से ये दिल्ली में समझ में आएगा कि कई बार आप लोग यहाँ से गुजरे होंगे। और अगर अभी तक आप लोग दिल्ली नहीं गए तो बिल्कुल एक बार घूम के आए, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को देख ले होते हैं तो उसके बाद आपको इतिहास समझने में और भी आसानी होती है। उसके बाद ये जो चीज़ है, इसको बनाए मुग़लों ने, किन्होंने बनाए, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसका प्रभाव से उपमहाद्वीप के उनके पश्चात आने वाले शासक को भी अछूता न रखे। मतलब उनका ऐसा था कि इसके बाद कोई और शासक भी अगर आता है तो वे हमारे से अछूत ना रह जाए, मतलब हमारे को वो याद ना करे, ऐसा उन्होंने छोड़े ही नहीं। लगभग हर जगह पर उन लोगों ने कि जब शासन चला तो उन लोगों ने सब चीज़ों को कवर करते गए। तो उनके शासकों का निवास स्थान था उस समय। तो फिर दिल्ली के लाल किले की प्रचार से राष्ट्र को संबोधित करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। आपको यह चीज़ भी समझ में आ गई। उसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे चले तो हमारा अब यही क्वेश्चन है ना कि भैया तुमने बना तो लिए है ना, लेकिन तुम थे कौन, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि मुग़ल थे कौन। तो मुग़ल समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये समझ लेना है कि मुग़ल का जो मतलब है वो क्या है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो मुग़ल का जो मतलब है वो यही है कि दो महान शासक, है ना, दो महान शासक के वंशों के जो वंश थे उन्हें क्या कहते हैं, मुग़ल कहते हैं। अब कौन दो वंश, तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग पहले नंबर में बात करें तो आप लोगों को समझना होगा कि अगर कोई मुग़ल है, इसका मतलब यही है, एक उसकी माता की तरफ से, एक उसकी पिता की तरफ से। तो अगर हम लोग माता की तरफ से देखें तो मंगोल शासक, कौन था मंगोल शासक, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़े हैं किसके बारे में, मंगोल शासक के मंगोल शासक के बारे में। ये कौन था, ये था चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। तो क्या हो गया, माता की तरफ से क्या हो गया, आपका कौन हो गया, चंगेज़ खान, जो कि किस शासक से बिलोंग करता था, मंगोल शासन से बिलोंग करता था। अब उसके बाद अगर बेटा हम लोग आगे जाए तो पिता की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो पिता की ओर से वे ईरान, इराक जो कि एवं वर्तमान तुर्की के शासक कौन, तैमूर, जिसकी मृत्यु कब हुई, 1414 में हुई, उसके वंशज थे। मतलब जो मुग़ल थे वे अगर माता की बात करें तो कौन, जो कि मंगोल के शासक थे चंगेज़ खान, और अगर पिता की बात करें तो जो तैमूर थे, कौन, कहाँ के, ईरान और इराक वर्तमान में तुर्की, जिसकी मृत्यु कब हो गई, 1404 में हो गई, उनके वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वे चाहते ही नहीं थे कि उन्हें कोई मंगोल या फिर मुग़ल कहे, ये चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। आपको पता है कि जो चंगेज़ खान का इतिहास है वो पहले से ही है कि वे लोगों को मारते धाड़ते आया है। इसीलिए वे चाहते थे कि वे किसी भी तरीके से न ही उनको कोई मुग़ल बोले, न ही उनको कोई मंगोल बोले, क्योंकि जो इन लोगों की चीज़ें जुड़ी हुई थी वे किससे थी, वो थी चंगेज़ खान से। और चंगेज़ खान पहले से ही क्या था, बहुत ही मारपीट करने वाला इंसान था। इसीलिए मुग़ल चाहते थे कि उनको किसी भी तरीके से कोई ना ही मुग़ल बोले और ना ही उनको कोई चंगेज़ खान से जोड़कर देखे। ठीक है, ये स्मृतियाँ मुग़लों की प्रतिकृतियाँ, जैसे कि अभी आप उज़्बेकों से ही संबंधित थी।
दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। पहली तरफ ये इनकार करते थे किस चीज़ से, चंगेज़ खान से, और दूसरी तरफ ये किस चीज़ को गर्व करते थे, तैमूर से, जिसकी मृत्यु कब हुई 1400 में। इसमें गर्व भी किया करते थे, ज़्यादातर इसीलिए क्योंकि उनके महान पूर्वज 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनाया। तो आप समझ सकते हो कि तैमूर जो था उसको इतनी इज्जत क्यों दी जाती थी, और हर जगह हर जो मुग़ल शासक था वे क्यों हर शासक तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाना चाहता था। तो इसके बारे में हम चलेंगे आगे और देखेंगे जो मुग़ल का जो सैन्य अभियान था, मतलब जो मिलिट्री के ऊपर उन्होंने काम किए, कैसे उन लोगों ने अपने लोगों को जोड़ते गए और शासक बनाए गए, उसके बारे में अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों, मुग़ल सैन्य अभियान को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जब मुग़ल सैन्य अभियान हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मुग़ल शासक बाबर के बारे में। तो बाबर आया कैसे, मतलब आपको पता है कि बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक राज किया, पर बाबर आया कैसे, इसके बारे में हम पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हमको जाना होगा हमारे पिछले चैप्टर के ऊपर, मतलब चैप्टर नंबर 3। तो हमने आपको पहले बताया कि हमने क्या पढ़ा, तोमर पढ़ा, चौहान पढ़ा, उसके बाद हमने तुर्की शासक पढ़ा, खलजी वंश पढ़ा, तुगलक वंश पढ़ा, उसके बाद सैयद वंश पढ़ा, और हमने आखिरी में क्या पढ़ा, लोधी वंश पढ़ा। जब हम लोग डिटेल में लोधी वंश के बारे में जानेंगे तो वो बहुत बड़ा इतिहास है। बस आप इतना समझ लो कि जब लोधी वंश में बहलोल लोधी के बाद कौन आया, निज़ाम शाह आया। निज़ाम शाह मतलब कौन, निज़ाम शाह बोलो या फिर निज़ाम खान आया। उसके बाद वही कौन था, सिकंदर लोधी था। फिर सिकंदर लोधी के बाद कौन आता है, इब्राहिम लोधी आता है। अब ये जो बहलोल लोधी था ये काफ़ी बहुत ही गजब का इंसान था, ठीक है, इनने शासन भी किया। फिर उसके बाद कौन आता है, इब्राहिम लोधी आता है ना। इब्राहिम लोधी का कुछ जो बिहेवियर रहता है वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट रहता है, वो अपने लोगों से या अपने जितने भी उसके आसपास के लोग रहते हैं उनसे क्या करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, मतलब उनकी कोई भी वो इज्जत वगैरह नहीं करता है। तो फिर उसके चाचा कौन, दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, किसको इनवाइट करते हैं, बाबर को इनवाइट करते हैं। तो दौलत खान लोधी जब बाबर को इनवाइट करते हैं, कौन है ये दौलत खान लोधी, ये है इब्राहिम लोधी के चाचा। तो ये जब इनवाइट करते हैं बाबा और को बोलते हैं कि भैया ये तो हमसे समझ नहीं रहा है, ये हमारी बातों को समझा नहीं रहा है, तो फिर बाबर को बुलाते हैं दौलत खान लोधी कि इनको समझाओ, ये तो हमसे समझ नहीं रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, और उसी युद्ध को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। तो अभी आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्या था, दौलत खान लोधी क्या था, बहलोल लोधी कौन था, निज़ाम शाह कौन था, सिकंदर लोधी कौन था, इब्राहिम लोधी कौन था। बस आपको समझ लेना है कि बाबर आया है तो बाबर किसको हरा कर आया है, बाबर आया है इब्राहिम लोधी को हरा कर, और उस युद्ध को क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। अब आप ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछोगे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही क्यों हुआ, तो ये अभी आपके क्वेश्चंस है, समझिए आप चीज़ों को, क्योंकि जब हम लोग डिटेल में मध्यकालीन या फिर मध्यकालीन मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे तो वहाँ पर जो चीज़ों को हम समझेंगे वे सब चीज़ें अलग होंगी। बस अभी आपको इतना समझना है कि किन दोनों शासकों के बीच में युद्ध होता है, इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी किसके साथ होता है, बाबर के साथ होता है। बाबर को कौन इनवाइट करता है, दौलत खान लोधी करता है, और इनके बीच में जो युद्ध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। और उसके बाद इनको हराकर मुख्य तौर पर जो लोधी वंश में जो आगरा की खोज की गई थी उसके ऊपर और दिल्ली के ऊपर पूर्व जितना भी शासक है वे कौन कर लेते हैं, मुगल कर लेते हैं। फिर जब मतलब 1530 तक ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। अब ये फरगाना कहाँ पर है, तो ये अभी उज़्बेकिस्तान में है ना। अभी अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ पर है, उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है। फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मतलब जब उसने फरगाना का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो केवल बाबर कितना साल का था, 12 वर्ष का था। अब आप लोग सोचो कि आप अभी 22, 23, 24, 25 साल के हो
और आप किसी भी एक परीक्षा को नहीं जीत पाए, और उस समय के लोग, मतलब बाबर की अगर हम लोग बात करें तो केवल 12 साल की उम्र में उसने क्या कर लिया, यहाँ पर वे राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसने अपनी पृथक गद्दी छोड़नी पड़ी। तो कुछ चीज़ें होती है, 12 साल का शासक है भाई, कुछ चीज़ें तो होंगी, तो उसने क्या किया, अपनी गद्दी छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा, क्योंकि मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी उज्बेकों के आक्रमण के कारण उन्होंने अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। उसके बाद क्या होता है, अनेक वर्षों तक वे इधर उधर हुआ, भटकते रहा। उसके बाद फाइनली उसने 1504 मतलब लगभग 6 और 4 10 साल के बाद क्या किया, काबुल पर कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया, बाबर ने काबुल के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसके बाद जैसे ही बाबुल के ऊपर उसने काबुल के ऊपर, जो कि अभी अफगानिस्तान है, कब्जा कर लिया, उसके बाद 1526 मतलब 22 साल के बाद दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसने बहलोल, कौन सा लोदी है आपका, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। उसके बाद दिल्ली और आगरा को उसने अपने कब्जे में कर लिया। हम लोग चित्र नंबर 3 को और 2 को समझे तो पहला नंबर में जो चित्र है ये आप लोग देखोगे, ये मुग़ल फौज अभियान जब होती थी वो है। तो इस तरह की कुछ फौज हुआ करती थी। उसके बाद अगर आप लोग चित्र नंबर 3 को देखोगे तो 16वीं शताब्दी से युद्ध में तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल हुआ है ना। कब हुआ, 16वीं शताब्दी में सबसे पहले क्या हुआ, गोलाबारी का उपयोग हुआ था। आप लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट नोट कर लेना है। उसके बाद बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। मतलब बाबर को समझ में आ गया था किस तरीके से इन चीज़ों का उपयोग करके युद्ध को जीतना है। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हो कि किस तरह से बाबर ने अपना पूरा काल यहाँ पे दिया गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो बाबर का जो शासन था 1605 में, तो आप लोग इस मैप को पूरे तरीके से देख सकते हो। गोलकुंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया है ना, सिंध हो गया, अजमेर हो गया, तो पटना हो गया ना, इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया, अंबर हो गया। तो इन सब चीज़ों को क्या किया, बाबर ने यहाँ पे शासन किया। अब हम लोग बात करेंगे उत्तराधिकारी की जो मुग़ल परंपराएं थी वे क्या थी, उसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं, उसके ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। तो जब हम लोग इनहेरिटेंस के ऊपर बात करते हैं है ना, तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि जो मुग़ल ज्येष्ठाधिकार, मतलब अब ये ज्येष्ठाधिकार क्या होता है, मेनली सीनियर होते हैं ना, सीनियरिटी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्येष्ठ अधिकार कहते हैं, कि नियम में विश्वास करते थे। मतलब जो लोग बड़े हैं, सीनियर है, जो सीनियरिटी को चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को मुग़ल क्या करते थे, उस चीज़ पर वे विश्वास रखा करते थे। जिसमें ज्येष्ठा अपने पुत्र के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो जो ज्येष्ठ होते थे मतलब वे उससे क्या होते थे, सीनियर हुआ करते थे, मतलब वो उनसे बड़े हुआ करते थे, तो अपने राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी से वे शहादयात की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। अब ये क्या होता है, ये बदर इन लॉ, या फिर आप वारिस कह सकते हो, या फिर आप इसको बदर इन लॉ कह सकते हो। क्या, सहदायाद मतलब, ठीक है, तो अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों ने कर दिया जाता था। तो आपके अनुसार आपको बताना है कि जो उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, पहला ज्येष्ठ अधिकार या फिर शायद हमारा बदर इन लॉ, या फिर जो ज्येष्ठ अधिकार होते थे उनसे सीनियर होते थे उनका। तो आपको ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसके बारे में डिस्कस करना है आपसी में, या लिखना है, समझना है कि जब आप बड़ी किताबें उठाओगे तो वहाँ पर इन शब्दों का मतलब अगर अभी आपको समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी से आप लोग उसको पढ़ के आगे चले जाओगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियाँ, है ना। तो उसके बाद हम लोग पहले ये पढ़ने से पहले ही समझ लेते हैं कि जो मुग़ल शासकों ने अन्य लोगों के साथ किस तरह से संबंध बनाने लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जैसे आपको पता है कि जो हमारा भारत विविधताओं वाला देश है, तो जब भारत में विविधताएं हैं इसका मतलब ये है कि आप विभिन्न प्रकार के लोग आपसी में रहते हैं। मतलब आपका संबंध किसी और से, उसका संबंध किसी और से, तो इस तरह का जो संबंध होता है उसको भी क्या किए, मुग़लों ने बढ़ाते गए। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने क्या प्रयास किए अपने शासकों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए। तो मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो विरुद्ध लगातार उन लोगों ने उनके विरुद्ध काम करते गए, जिन्होंने क्या किया, उनकी जो सत्ता थी उसको स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने उनके प्रति
खुला चौड़ पे क्या किया, विरुद्ध किया। उसके बाद जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो कई अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता कर ली। अब एक कॉमन सी बात होती है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी राज्य में किसी सरकार को बहुमत नहीं मिलती है तो कुछ जो दूसरी पार्टी के विधायक होते हैं वे उनमें मिल जाते हैं। मतलब क्योंकि कोई एक जो सत्ता है वो शक्तिशाली हो गई है तो बाकी के लोग क्या करते हैं, उस सत्ता को क्या कर लेते हैं, वे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम लोग देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण है राजपूत। राजपूत क्या हुए, मुगलों के साथ वे उनकी जो सत्ता थी उनको स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया। अब मुगल बड़े थे, उनके साथ इतनी बड़ी शासक को वो चला रहे थे, इतने बड़े जगह पर वे शासन कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी जो पुत्र मतलब पुत्रियाँ होती, जो लड़कियाँ होती है, उनका विवाह कर दिया मुगलों से। और जब वे मुगलों से विवाह किया करते थे तो उनको उच्च जो पद है वो प्राप्त किया जाता था। और कब कुछ लोग सपोर्ट में होते हैं तो कुछ लोग इसका क्या करते हैं, विरोध भी करते। तो उस समय में आपने देखा कि कई लोगों ने इस चीज़ का विरोध भी किया। जैसे अगर हम लोग याद करें तो जहांगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी जो कि अभी यूपी में स्थित है, वह अंबर मतलब वर्तमान में क्या, जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो आप सोच सकते हो कि जो जहांगीर की माँ थी कच्छवा, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आपसी में ये लोग मिलते गए। उसके बाद शाहजहाँ की माँ राठौड़ राजकुमारी थी, वो मारवाड़ जो कि अभी जोधपुर में स्थित है के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इस तरह के जो लोग थे वे भी किस तरीके से मुगलों में मिलते गए और मुगलों ये सब चीज़ें वहाँ पर देखी गई। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। तो जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे वे लोग बहुत लंबे समय तक क्या हुआ, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने लगातार इनकार किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मुगल हर जगह गलत थे। वे क्या करते थे, जब वे हारते थे तो वे उनके साथ सामान्य व्यवहार करते थे और उन्हें जागीरें जैसी वेतन के रूप में वापस कर दिया करते थे। उसके बाद पराजित करने पर परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों को अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। अब होता है कि कोई भी व्यवस्था अगर आती है तो उसको बरकरार रखना काफ़ी कठिन होता है लंबे समय तक की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पर बात 1, 2, 3 साल की नहीं चल रही, यहाँ पे बात 100 साल, 150 साल, 200, 300 साल की चल रही है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को बरकरार रखना क्या होता था, कठिन हुआ करता था। अब उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि मनसबदार कौन होते थे, उसके बाद जागीरदार क्या होते थे। तो ये सब चीज़ों को अब हम लोग आगे समझेंगे। तो देखो ये जो शब्द है मनसबदार, ये आपको जब आप लोग अंग्रेज आने वाले हैं उसके बाद भी आप लोग देखोगे कि ये सब चीज़ें वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो क्यों ना आप अभी इस चीज़ को अच्छे से अगर समझ लेते हो तो आपको आगे का जो इतिहास है वो पढ़ने में काफ़ी आसानी होते जाएंगी। तो अब क्या होता है कि जो विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हो गए, ठीक है, साम्राज्य में क्या होते गए, मुगलों के साथ वे जुड़ते गए। वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। अब जैसे कि हमने देखा कि मुगल के साथ लोग जुड़ते गए, है ना, सब लोगों ने क्या किया, उनके साथ मतलब उनका समर्थन किया और उनके साथ सब खड़े रहे। तो अब सब खड़े हैं तो उनको कुछ पद देना पड़ेगा, है ना। और तो फिर मुगलों ने क्या किया, उनकी नियुक्ति करना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, शासन को चलाने के लिए नियुक्ति लेती है, भर्ती लेती है। हर आप लोगों ने देखा होगा हर डिपार्टमेंट में क्या होती है, भर्तियाँ होती है। तो उस तरीके से वहाँ पर भी कुछ पोस्ट के लिए नियुक्ति शुरू हुई। फिर क्या हुआ, शुरू में ज़्यादातर सरदार जो कि तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे से समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानिया, भारतीय मुसलमान, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। मुगल की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे, मनसबदार कहलाते थे। तो जो मुगल की सेवा किया करते थे और जो नौकर, आप बोल सकते हो नौकरशाह, जो कि अभी भी ब्यूरोक्रेट, हम सरकार के नौकर ही तो हैं। तो उस समय भी वे जो शासक थे उनके जो नौकर हुआ करते थे, उनकी जो सेवा में नौकर आते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। तो जो ब्यूरोक्रेट होते थे उन्हें क्या कहते थे, मनसबदार कहते थे। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिला है। तो जिन लोगों को
कोई भी सरकारी हैसियत मतलब कोई भी ओहदा या फिर पद अगर मिला है तो उन्हें क्या कहते थे, मनसबदार कहते थे। तो आगे का इतिहास पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मनसबदारों ने काम किया है मुग़लों के साथ, उसके बाद मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों के साथ। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से आपको इन शब्दों को पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ना है। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। ठीक है, आपको ये समझ लेना है, लिख लेना है कि ये जो चीज़ें हो रही थी, नियुक्ति, मनसबदार का नियुक्त होना, सरकारी हैसियत, पद मिलना, ये सब क्या थी, मुग़लों की एक व्यवस्था थी। तो अगर हम लोग देखें तो पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, है ना। सबके लिए कुछ पद होते थे, पद के साथ वेतन भी हुआ करता था, और उसके बाद जो सैन्य उत्तरदायित्व था वे भी हुआ करता था। फिर उसके बाद जात की संख्या पर निर्भर था, जात की संख्या कितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजीत की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी, और उसका वेतन भी उतना ही अधिक हुआ करता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार करने पड़ते थे। तो जो काम उन्हें दिया जाता था उसके हिसाब से उनको रहना पड़ता था। तो मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी वे करवाते थे। तो ऐसे कुछ काम थे जो मनसबदारों द्वारा किए जाते थे। तो इन कार्रवाइयों के बाद भी उन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन मिलता था। अगर हम लोग आगे चले तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। तो जागीर किसे कहते हैं, आपको यह समझ गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो तत्कालीन तकरीबन इक्ताओं, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं करते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों के केवल राजस्व एकत्रित कर अधिकार हुआ करता था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित थे, जबकि वे सभ्य देश के किसी भाग को सेवारत रहते थे। तो इस तरह के जो मनसबदारों का काम हुआ करता था, यहाँ पर कुछ तरीके से बताया गया। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबर की जो सेना है वे आगे तरफ जा रही है। उसके बाद अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था। मतलब अब कोई भी नियुक्त हो रहा है तो उसका पूरे तरीके से आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब आपको ये बात समझना है कि जैसे जैसे शासक बदलते जाते हैं तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ, जो स्थितियाँ, उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। अब आप बहुत आम सी बात है, जैसे जैसे मनसबदार बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वृद्धि दिखाई देंगी, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या भी कमी हो गई, अथवा फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो कभी कभी व्यवस्थाओं में कुछ चीज़ें की परेशानियों के कारण ये सब चीज़ें देखी जाती थी। अब हम लोग आगे चलेंगे कि जब्त और जमींदार ये चीज़ें क्या थी। तो अभी हमने समझा कि जो हमारे क्या बोलेंगे उसको, मनसबदार था, जागीरदार था, तो उन सब चीज़ों के ऊपर हमने बात की। अब हम लोग आगे चलेंगे कि जब्त और जागीरदार क्या था, जमींदार क्या था, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर हम लोग आगे चले तो एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिलती है कि जब मुग़ल था, इतना बड़ा शासक था, तो प्रमुख साधन जो था मुग़ल पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए, वे क्या था कि जो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था उससे ही सब चीज़ें चलती थी, है ना। तो अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय स्तरों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो विभिन्न प्रकारों के लोग थे, उनकी विभिन्न प्रकारों की जो राजस्व देने की माध्यम होता था वे अलग अलग होता था। ठीक है, समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुग़ल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो जिन लोगों से कर लिया जाता था, ठीक है, किस चीज़ के लिए कर लिया जाता था, उन लोगों के लिए पूरी जितना भी साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य, उसको चलाने के लिए जो कर लिया करता था, तो वे कोई मुखिया शक्तिशाली होता था तो कुछ लोग गरीब हुआ करते थे। तो इस तरह से जो सरदार हुआ करते थे या गाँव के मुख्य हुआ करते थे, इन सभी को जो
मुगल थे वे क्या कहते थे, जमींदार कहते थे, और इन जमींदारों से क्या किया जाता था, कर को वसूला जाता था। अगर हम लोग आगे चले तो अकबर के राजस्वामी मंडल, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टोड रमल ने 10 साल मतलब 1570 से लेकर 1580 के कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक संरक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल के नगद रूप में कर, मतलब नगद जो कर होता था, मतलब राजस्व था, उसको निश्चित कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक सूबे जो कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। मतलब अलग अलग दरों के लिए क्या की गई, अलग अलग तरीके से जो राजस्व दर की उनकी सूची बनाई गई और उस तरीके से जो कर है वे लिया गया और जो राजस्व है वे लिया गया। तो कभी कभी क्या होता था, तो कभी कभी जो राजस्व कुछ लोग दिया करते थे, कुछ लोगों की अगर जो उपजाऊ है वे नहीं हुआ करती, तो कुछ लोग नहीं दिया करते थे। तो ऐसे में क्या करते थे मुगल लोग, राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था, जब्त किया जाता था। ठीक है। तो इन व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब कर सकते थे। अब ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको पता होता है कि यहाँ से इतनी फसल हो रही है, फिर भी अगर कोई कम दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पर वो कुछ तो भी गलत कर रहा है। तो इसका मतलब जहाँ पर ये चीज़ें होती थी कि जो मुगल के प्रशासन थे वे उस भूमि का निरीक्षण कर लिए थे, उनको पता होता था कि यहाँ से इतनी उपज मिलने वाली है, तो इस हिसाब से इतना कर जो है वे आना चाहिए। तो आप लोग इन दोनों इमेज को देख के समझ सकते हैं कि ये जो एक है वे अपना राजस्व इसको दे रहा है ना। तो यहाँ पर देखो ये इसको बोल रहा है कि मैं नहीं दे पाऊँगा, है ना, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये इन लोग उनको मार रहे थे। ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर जो राजस्व था वो वसूला जाता था, है ना। तो इसके लिए क्या करते थे, वे कभी कभी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में सफल नहीं हो पाया। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सफल क्यों नहीं हो पाया और बाकी के जितने भी राज्य थे या बाकी की जितनी भी जगह थी वहाँ पर ये सब चीज़ें कैसे हुई। फिर कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासन द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह भी कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि लगभग सभी जगहों पर मुगलों ने क्या किए, अपना जो शोषण है वे किए। कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे कि उनकी स्थिति में अगर वे कर के लिए शक्तिशाली तौर पर उनके ऊपर अगर आक्रमण कर रहे हैं या उनसे जोर जबरन कर रहे हैं, तो इस तरह में कुछ लोग ऐसे भी शक्तिशाली लोग थे जो वहाँ पर विद्रोह कर सकते थे। ठीक है। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। कभी कभी होता था कि सही में फसल नहीं हुई हो तो भी अगर मुगल साम्राज्य इनके द्वारा अगर इनको बोल रहे हैं कि ये लाके दो, तो इस दौर में क्या करते थे, जो एक ही जाति के बहुत सारे लोग हुआ करते थे वे विद्रोह कर देते थे। तो 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो कई टाइम में या कई बार चुनौतियाँ भी दे देते थे ये सभी जमींदार मिलकर। तो चित्र 5 को आप लोग देख सकते हो कि शाहजहाँ के राज्यकाल में एक लघु चित्रों का ब्यौरा, जहाँ जागीर के समय भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए किस तरीके से ये रिश्वत ले रहा है और एक कर अधिकारी गरीब किसानों से सज़ा देते हुए, मतलब वो नहीं दे रहा है तो उसको किस तरीके से सज़ा दी जा रही है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो अकबरनामा जो कि अकबर ने लिखा है, तो वे क्या है और आईन अकबरी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अकबर ने अपनी करीबी मित्र और दरबारी अबू फजल को आदेश दिया कि उनके शासनकाल का इतिहास लिखें। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रस्तुतियाँ लिखी जाती थी या कुछ इतिहासकारों को बोलकर जो राजा थे, जो प्रजा थी इनकी, वे क्या करते थे कि वे उनको खुद आश्वासन देते थे कि आप हमारा इतिहास लिखिए। तो उनका जो मित्र था, करीबी मित्र था अबुल फजल, है ना, अबुल फजल को आदेश दिया। तो किसको आदेश दिया ये पूछा जा सकता है कि उनका जो शासनकाल चल रहा है उसका वे इतिहास लिखे, है ना। तो अबुल फजल ने इस इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। तो जो अब किसने, अबुल फजल ने आदेश दिया था कि उनका इतिहास लिखे, तो वो मेनली किसके 3, इसका जो शीर्षक है वे क्या है, अकबरनामा है। तो अकबरनामा जो है वह अकबर की जो ज़िंदगी है, उसका जो शासन है, उसके ऊपर लिखी गई किताब है। अगर आपको कभी समय मिलता है तो आप एक बार ज़रूर पढ़ें। पहले जिल्द
जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, उसके बाद दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाएं हैं का विवरण देती है, और तीसरी जो जिल्द है वे आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसके समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीज़ें, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व का सांख्यिकीय वितरण, मतलब जितनी भी जिंदगी है अकबर की, उसने अकबरनामा में इन तीन जो क्या है जिल्द है उसमें आप लोगों को बताया है। तो अगर आपको कभी इच्छा हुई तो आप लोग अकबरनामा को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पूरी अकबर की ज़िंदगी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम लोग चित्र 6 को देखें तो अबुल फजल ने अकबरनामा लेते हुए अकबर, ठीक है, ये देखो अबुल फजल है, ये उनको दे रहा है अकबर को, उनका जो अकबरनामा उन्होंने लिखा था। उसके बाद जहांगीर के दरबारों पर नूरजहाँ का प्रभाव, ठीक है, तो मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। तो मेहरुन्निसा ने, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेहरुन्निसा ने जहांगीर से विवाह कौन से काल में किया, तो 1611 में किया। ठीक है, उसके बाद विवाह किया, उसके बाद उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। जब उनने जहांगीर से शादी की तो इन्हें क्या मिला, नूरजहाँ का खिताब मिला। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। होता है कि जो अगर इतना बड़ा खिताब मिला है तो एक बहुत आम सी बात होती है कि वे वफादार तो होंगी ही, और समय समय पर सहयोग देती थी। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जाहिर किए। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो जहांगीर ने चांदी के सिक्के जाहिर किए वे उन्होंने किसके सम्मान में किए, तो उन्होंने किसके किए, अपने पत्नी नूरजहाँ के लिए किए। उसके बाद जिसमें एक और सव्य के खिताब उत्कीर्ण थे, ये दूसरी और वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ। बाई और गया दस्तावेज जो कि आप देख सकते हो, नूरजहाँ द्वारा जाहिर किया गया आदेश जो कि फरमान, आदेश मतलब फरमान, एक उर्दू वर्ड है। चौकोर मोहत बताती है उत्तर महारानी नूरजहाँ पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहन के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो चित्र नंबर 7 में आप लोग देख सकते हो कि जो नूरजहाँ का फरमान है कुछ इस तरीके से है। अब ये सुलह कुल क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो अकबर की सुलह कुल की नीति को अपने पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल से सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसीलिए एक विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं यानी कि केवल समृद्ध से ही निर्धारित होती थी, जैसे कि विरोधी धर्मों के अनुयायियों की तरह तरह से अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह दी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यह सुन्नी और शियाई की मस्जिद में इकट्ठे होते थे। तो जैसे आपको देखेंगे कि अभी जो सुन्नी और शिया होते हैं उनकी अलग अलग मस्जिद होती है, तो उस टाइम में इन्होंने इनको एक करने की कोशिश की और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसके सुसंगत तरीके से सार्विक शक्ति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन कुछ इस तरीके से किया। उसके बाद हमारा जो आखिरी हमारा जो टॉपिक है वे है कि 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य का जो चीज़ें थी वे क्या हुई, कैसे हुई, वे अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे चले तो देखा जाता है कि जो मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनीय और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि दिखाई दी। इसीलिए जो विदेशी यात्रियों ने इस देश को क्या बताया, धनी देश बताया, क्योंकि उन लोगों को जो चीज़ें थी वो ऊपर से काफ़ी दिख रही थी। उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने कई किस्से कहानियाँ सुने होंगे, परंतु यह यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखोगे कि सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहाँ के शासनकाल में क्या हुआ, 20वें वर्ष के दस्तावेज में पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था वे कुल 8000 में से सिर्फ केवल 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या क्या थी, 5.6% को ही साम्राज्य की अनुमति राजस्व का 61.5% सव्य उनके ही सवारों का वेतन के रूप में दिया जाता था। तो कुछ चीज़ें थी जो कि कुछ
आंकड़े जो है वे हैरान भी करने वाले थे। तो मुग़ल सम्राट और उनके मनसबदार अपने आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे और इस खर्चे से शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी जैसे कि, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों को जैसे कि किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात भी सोच नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकार के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक प्रभावशाली हो गए। तो जिन लोगों के पास जैसे कि कुलीन वर्ग के पास बहुत सारे संसाधन थे, धन था, तो वे लोग क्या हो गए, अधिक शक्तिशाली हो गए। इसलिए जो लोग हैं, पुराने लोग भी है, वे हमें कहते हैं कि अगर आप आज पैसा बचाओगे तो आपको वो कल बचाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे साफ दिखाई देती है। जैसे जैसे सम्राट मुगल के पतन की ओर बढ़ते गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक सभ्य की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए गए और हैदराबाद में अवध जैसे प्रांतों अपना नियंत्रण जमाया। तो इस तरीके से विभिन्न जगहों में, जैसे कि अवध आप लोगों को दिखेंगे हैदराबाद में, ये प्रांतों ने क्या किया, अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राटों को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो आपको एक क्वेश्चन है कि बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी ही उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है, तो आप अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारी ऑफिशियली वेबसाइट studywala.com पर मिल जाएंगी। तो आप लोगों को सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसके बाद आप उस वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। पूरे सेक्शन बने हुए हैं, जिन सेक्शन में आप लोग जो लेसन है उसके क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं। कुछ शब्द है जैसे कि मुगल, मनसब, जागीरदार, जात, स्वार, सुलह, कुल, ज्येष्ठ अधिकार, सहदयाद, जब्त, जमींदार, इनको आपको समझना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने studywala.com जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस वेबसाइट में जाकर आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग कहाँ पर मिलने वाले हैं, हम लोग मिलेंगे कि जो शासकीय और इमारतें बनाई गई इनके द्वारा या आगे वाले शासकों के द्वारा, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हम लोग से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को, उसी के साथ साथ फेसबुक पेज को और टेलीग्राम में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।